अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं उरूज आज़म। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले यहाँ पर आपको बताएं वक्त कम मुकाबला सख्त। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। कल आखिरी दिन है। तमाम सियासी जमातों के रहनुमा और आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में RO ऑफिस का रुख कर रहे हैं। मुल्तान में नून लीग और पीपल्स पार्टी के ज्यादातर उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा चुके हैं, जबकि PTI का कोई भी बड़ा रहनुमा ताहाल कागजात नामजदगी जमा न करा सका। फैसलाबाद की 10 कौमी और 21 सूबाई नशिस्तों के लिए 1000 से ज़ायद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दी हैं, जबकि पेशावर की 5 कौमी और 13 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 700 से ज़ायद उम्मीदवारों ने अपने कागजात वसूल कर लिए हैं। लाहौर और इस्लामाबाद में सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। इस्लामाबाद में अब तक किन रहनुमाओं ने कागजात जमा करवाए हैं, ये जानेंगे राना उस्मान मुजफ्फर से, जबकि लाहौर से उमर दराज हमारे साथ मौजूद होंगे। इस हवाले से बात करने के लिए सबसे पहले रुक करेंगे इस्लामाबाद का। उस्मान, आप बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ पर अभी? बिल्कुल, मुल्क भर की तरह वफाकी दारुल हुकूमत में भी इलेक्शन की गहमा गहमी जारी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से 2 दिनों को एक्सटेंड किया गया है कागजात नामजदगी जमा करवाने और वसूल करने के हवाले से। तो आज तो ऐसा लग रहा है कि पुरसकून है सूरत हाल, क्योंकि आज सिर्फ आमिर शेख जो कि PTI के रहनुमा हैं, उनकी जानिब से उनके वकला जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाया है। इससे कबल गुज़िश्ता रोज़ गहमा गहमी रही। यहाँ से जो बड़े बड़े जो उम्मीदवार हैं जिनके नाम चलते हैं इस्लामाबाद में, जैसे कि मुस्लिम लीग नून से अंजुम वकील खान, डॉक्टर फजल चौधरी, शेख अंसर, दिशान नकवी और दीगर जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। जमात इस्लामी की जानिब से मियाँ असलम, काशिफ चौधरी और दीगर रहनुमा जो थे, उन्होंने इस्लामाबाद के 3 हलकों से जो है अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। इसके अलावा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से, इसके अलावा मरकज़ी मुस्लिम लीग से दीगर जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपने जो कागजात नामजदगी जमा करवाए। अब तक मजमूई तौर पर 109 जो उम्मीदवार हैं वो अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवा चुके हैं इस्लामाबाद के 3 हलकों से। तो इस वक्त ये सूरत हाल है कि ये DORO ऑफिस जो है यहाँ पर इतनी गहमा गहमी नहीं है, क्योंकि पहले ही जिन्होंने प्लान बना रखा था कि अपने कागजात नामजदगी, क्योंकि कल आखिरी दिन था, तो उस हवाले से तो उन्होंने कल ही जमा करवा दिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये प्रेसली सामने आई कि 2 दिन एक्सटेंड किया जाता है। आज और कल जो है भी जो उम्मीदवार हैं वो कागजात नामजदगी जमा और वसूल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो RO ऑफिस है यहाँ पर अब रश जो है इतना नज़र नहीं आ रहा। जी ठीक है उस्मान, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। उमर दराज की जानिब जाते हैं। उमर, आप ये कहेगा कि ख़वातीन उम्मीदवारों के हवाले से अपडेट करें कि उनकी कितनी तादाद है जो पहुंच रही है अपने कागजात जमा कराने के लिए? आज बिल्कुल अरूज बात की जाए अगर ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों में कागजात नामजदगी जमा करवाने के हवाले से, तो गुज़श्ता 3 दिन जो है खासा रश रहा इलेक्शन कमीशन ऑफिस लाहौर में। लेकिन आज जो है वो इतनी तादाद में ख़वातीन जो है यहाँ पे उम्मीदवारान जो कागजात नामजदगी जमा करवाने या वसूल करने नहीं पहुँच सकी। तहम जो है जो मेन इस वक्त जो रहनुमाओं ने अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए हैं, इनमें आलिया हमजा जो कि गिरफ्तार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, उनके वकील ने यहाँ पे आके कौमी असम्बली के अपने कागजात जमा करवाए हैं। इसी तरह किरण डार जो कि साबिक MNA मुस्लिम लीग नून की थी, उनके भी कागजात जो है वो जमा हुए हैं। इसके साथ साथ जो है वो अगर बात की जाए हिना परवेज़ भट्ट की, तो उन्होंने कौमी और सूबाई असम्बली के लिए अप्लाई जो है वो कागजात जमा करवाए थे, लेकिन उनके कागजात में कुछ जो है वो तजाद होने की वजह से उनके कागजात ताहम अभी तक जो है वो जमा नहीं हो सके। और अगर बात की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के हवाले से, तो उनके कागजात नामजदगी NA 122 से जो है वो उनके वकील राय मोहम्मद अली जो है वो भी थोड़ी देर तक RO ऑफिस कैंट में जो है वो जाके जमा करवाएंगे। इसके साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि 767 जो उम्मीदवारों ने कागजात कौमी असम्बली के लिए लाहौर की जो 14 नशिस्तें हैं उसके लिए 767 उम्मीदवारों ने कागजात वसूल किए थे। उनमें से 152 उम्मीदवारों के कौमी असम्बली के जो जनरल नशिस्तें हैं उनके कागजात जो है वो जमा हो चुके हैं। इसी तरह 2129 सूबाई असम्बली की जो लाहौर की 30 सीटें जनरल नशिस्तें, उनके कागजात जो है वो जारी हुए थे, वसूल किए गए थे। और उनमें से 338 जो है 438 जो उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जो हैं वो जमा हो चुके हैं। अगर इसी तरह बात की जाए यहाँ पे ख़वातीन के हवाले से, तो 400 से ज़ायद सूबाई असम्बली के जो कागजात हैं वो जो मखसूस नशिस्तें हैं ख़वातीन की, उनके कागजात जो है वो जमा हो चुके हैं। इसी तरह अगर कौमी असम्बली की बात की जाए तो कौमी असम्बली के 100 से ज़ायद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी
نامزدگی جو ہیں وہ مخصوص خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے یہاں پہ جمع ہو سکے. اور اقلیتی نشستوں کے حوالے سے بھی بات کی جائے تو 90 سے زائد جو کاغذات ہیں وہ اقلیتی نشستوں کے حوالے سے امیدواروں کی جانب سے جو ہیں وہ وصول ہو چکے ہیں. جی ٹھیک ہے عمر دراز، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. اسلام آباد سے عثمان ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ دونوں کا بے حد شکریہ. اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کا اوپن ٹرائل اس وقت جاری ہے. کیس کی سماعت جج ابو الحسنات ذوالقرنین کر رہے ہیں. اہم گواہ اعظم خان، اسد مجید اور آفتاب احمد خان نے اپنے بیانات قلم بند کرا دیے ہیں. سیکرٹری داخلہ اپنا بیان قلم بند کروا رہے ہیں، جبکہ کمرہ عدالت میں بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ اور بہنیں بھی موجود ہیں. شاہ محمود قریشی اور ان کے اہل خانہ بھی سماعت کے دوران اڈیالہ جیل میں موجود ہیں. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کا اوپن ٹرائل اس وقت جاری ہے. کیس کی سماعت جج ابو الحسنات ذوالقرنین کر رہے ہیں. اہم گواہ اعظم خان، اسد مجید اور آفتاب احمد خان نے اپنے اپنے بیانات قلم بند کرا دیے ہیں، جبکہ سیکرٹری داخلہ اپنا بیان اس وقت قلم بند کرا رہے ہیں. کمرہ عدالت میں بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ اور بہنیں بھی موجود ہیں، جبکہ شاہ محمود قریشی اور ان کے اہل خانہ بھی سماعت کے دوران وہاں پر موجود ہیں. اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز جان لیتے ہیں. بیورو چیف اسلام آباد جاوید بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی جاوید صاحب بولیے گا، مزید کن گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے؟ دیکھیں، سائفر کیس کی جو ہے وہ سماعت جاری ہے اڈیالہ جیل میں، اور اس اوپن کورٹ ٹرائل میں جہاں سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ بھی موجود ہیں اور شاہ محمود قریشی کے اہل خانہ بھی کمرہ عدالت میں موجود ہیں. اس کیس میں بتایا گیا ہے کہ اہم گواہان جس میں اعظم خان ہے اور اسد مجید نے اپنے بیان قلم بند کروا دیے ہیں، اور باقی جو ہے وہ کیس کی جو ٹرائل ہے وہ جاری ہے. اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کا اوپن ٹرائل ہو رہا ہے، اور اس میں اہم گواہان آفتاب احمد خان سیکرٹری داخلہ نے بھی اپنا بیان قلم بند کروا دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شاہدین ہیں باقی لوگوں کی وہ بھی کی جائیں گی. اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کے دوران کورٹ روم میں میڈیا نمائندے بھی اس وقت موجود ہیں، اور سائفر کیس کی جو سماعت ہے وہ ابو الحسنات ذوالقرنین جو جج ہیں وہ کر رہے ہیں. سائفر کیس کے اہم گواہان اعظم خان اور اسد مجید نے اپنے بیانات قلم بند کروائے ہیں. تو یہ بھی سماعت جاری ہے، جس کا جو ہے وہ یہ اوپن ٹرائل سماعت ہے، جس میں دونوں جو ملزمان ہیں، جس میں سابق چیئرمین تحریک انصاف ہیں اور شاہ محمود قریشی ہیں، ان کے اہل خانہ بھی موجود ہیں. اچھا، اوپن ٹرائل کے دوران دیے گئے ریمارکس کے حوالے سے بھی ہمیں کچھ اپڈیٹ کیجیے گا. کیا کوئی دلچسپ ریمارکس سامنے آ سکا؟ دیکھیں، اس میں جو ہے وہ جو کہ یہ بھی مرحلہ ہے گواہان کے بیانات قلم بند کروانے کا، تو کیونکہ امپارٹنٹ ایویڈنس ہے، گواہان ہیں جس میں سابق وزیر اعظم کے سابق پرنسپل سیکرٹری ہیں اعظم خان، اسد مجید جو سائفر کیس کے اس وقت جو ہے وہ امریکہ میں تھے، اور انہی کی سائفر سے جو ہے یہ سارا سلسلہ چلا تھا، ان کے بیانات جو ہے وہ قلم بند ہوئے ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ اس مرحلے میں جب گواہان اپنے بیانات قلم بند کروا رہے ہوتے ہیں تو اسی پہ فوکس کیا جاتا ہے، اور تاکہ کیس کی جو کارروائی وہ آگے بڑھ سکے. ٹھیک ہے، کیس کی کارروائی آگے بڑھ سکے. بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. اور سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت منظور ہونے پر نون لیگ کی کڑی تنقید سامنے آئی ہے. ملک احمد خان کہتے ہیں کیا لیول پلینگ فیلڈ کے لیے رول آف لا کو پس پشت ڈال دیں، جس کے حق میں فیصلہ ہو وہی لاٹلا بن جاتا ہے. عدالتی فیصلہ صرف ضمانت تک رہتا ہے، تب بھی سوال اٹھیں گے. جب سیاسی جماعت کالعدم ہوگی تو الیکشن کمیشن اسے کیسے نشان دے گا؟ ملک میں آئین صرف آمر نہیں توڑتے. سائفر کو بنیاد بنا کر پی ٹی آئی حکومت نے سیاست کی، جبکہ پی ٹی آئی بند لفافوں میں کرپشن کرتی آئی ہے. یعنی یہ سائفر جو تھا یہ ایک چھوٹی میٹنگ آف دا کیبنٹ کمیٹی جس میں شاہ محمود تھے، جس میں اعظم خان تھے اینڈ فیو ادر کیبنٹ ممبرز جو کہ 4-5 تھے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سائفر میں تو کچھ نہیں ہے. تو اس نے کہا نہیں، چھوڑ دو آپ اس کو منٹس میں ریکارڈ کر لو. تو سپریم کورٹ کیونکہ فائنل کورٹ آف ایڈجوڈیکیشن ہے، اور جیسا میں نے کہا بے حد تعظیم اور بے حد احترام کے ساتھ ہم ان آنریبل ججز کی، جن کی میں قطعی طور پر یہ ایک بڑی حد تک بحث وہ ہے اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات پر، تو پھر کیا رول آف لا کو ایکویٹ کر لیں گے ہم لیول پلینگ فیلڈ کے ساتھ؟ اگر رول آف لا آپ نے ایک شخص نے ایک جرم کیا ہے، مجھے بازگشت آ رہی ہے
کہ جس کے حق میں فیصلے ہوتے ہیں شاید وہ لاڈلا ہوتا ہے اور وہی منظور نظر ہوتا ہے جس کے حق میں فیصلے آتے ہیں، تو منظور نظر کس کا؟ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی آڈیو لیک کے خلاف درخواست پر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ آڈیو ٹیپ کیسے ہوئی، کس نے لیک کی، اکاؤنٹ ہولڈر کون ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈی جی آئی بی کو آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے، جبکہ عدالتی حکم نامے میں کہا گیا کہ آئی بی اس حوالے سے تحقیقات کر کے تفصیلی رپورٹ جمع کروائے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس خبر کے حوالے سے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی آڈیو لیک کے خلاف درخواست پر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ آڈیو ٹیپ کیسے ہوئی، کس نے لیک کی، اکاؤنٹ ہولڈر کون ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈی جی آئی بی کو آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے۔ آگے بڑھیں اور یہاں پر آپ کو بتائیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر نون لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی میں ڈیڈ لاک، خواہش نہیں ہے زمینی حقائق دیکھیں۔ نون لیگ کا استحکام پاکستان پارٹی کے رہنماؤں کو مشورہ دیا گیا ہے اور نون لیگ کا کہنا ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے دی گئی مکمل فہرست پر اتحاد ممکن نہیں ہے۔ نون لیگ نے جہانگیر ترین، عبدالعلیم خان، فیاض الحسن چوہان اور فردوس عاشق اوان کے حلقے میں بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا گرین سگنل نہیں دیا ہے، جبکہ دوسری جانب استحکام پاکستان پارٹی کے بیشتر رہنما اب بھی دونوں جماعتوں میں اتحاد سے متعلق مخمصے کا شکار ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر نون لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی میں ڈیڈ لاک برقرار ہے، خواہش نہیں ہے زمینی حقائق دیکھیں۔ نون لیگ کا استحکام پاکستان پارٹی کے رہنماؤں کو یہ مشورہ دیا گیا ہے اور نون لیگ کا کہنا ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے دی گئی مکمل فہرست پر اتحاد ممکن نہیں ہے۔ نون لیگ نے جہانگیر ترین، عبدالعلیم خان، فیاض الحسن چوہان اور فردوس عاشق اوان کے حلقے میں بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا گرین سگنل نہیں دیا ہے، جبکہ دوسری جانب استحکام پاکستان پارٹی کے بیشتر رہنما اب بھی دونوں جماعتوں میں اتحاد سے متعلق کنفیوژن کا شکار ہیں۔ یہاں پر آپ کو بتائیں، راولپنڈی میں آج بھی کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا عمل جاری ہے۔ شہر کے 3 قومی اور 6 صوبائی حلقوں کے لیے نون لیگ، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی سمیت دیگر جماعتوں کے امیدواران نے گزشتہ روز تک ہی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے تھے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ نیو نیوز خالد چوہدری سے۔ جی خالد۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح راولپنڈی میں بھی آج الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی کے حوالے سے جمع کروانے کا چوتھا روز ہے، کیونکہ 2 روز کا اضافہ کیا گیا تھا، اس لیے جو ہے گزشتہ روز تک کافی بڑی تعداد میں راولپنڈی میں جو ہے امیدواران نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے۔ اور بتاتے چلیں کہ راولپنڈی شہر کے 3 حلقے جن میں این اے 55، این اے 56 اور این اے 57 ہے، اور یہاں بتاتے چلیں کہ این اے 56 اور 57 سے شیخ رشید احمد اور ان کے بھتیجے شیخ راشد شفیق نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، اور اسی طرح جو ہے مسلم لیگ کی جانب سے حنیف عباسی اور دانیال چودھری نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، اور اسی طرح این اے 56 سے بھی جو مختلف امیدواران نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ اور مجموعی طور پر دیکھا جائے تو جتنی بڑی سیاسی جماعتوں کی طرف سے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا جو سلسلہ تھا وہ 3 روز تک مکمل کر لیا گیا۔ اب گو کہ اس طرح کوئی اہم آج کے دن میں ابھی تک کوئی ایسا امیدوار سامنے نہیں آیا جس نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہوں، تاہم جو ہے بڑی تعداد کل کے روز تک اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا چکی ہے۔ آج بھی آر او اپنے دفاتر میں موجود ہیں اور یہ سلسلہ کل تک جاری رہے گا۔ اس حوالے سے تمام تر انتظامات بھی کیے گئے ہیں اور اگلا مرحلہ جو ہے اس میں اسکروٹنی کا عمل ہوگا، جس کے لیے تمام امیدواران کو خالد اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور یہاں پر آپ کو بتائیں، کھلاڑیوں سے بلہ واپس لے لیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کا عدم قرار۔ پارٹی آئین کے تحت انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے پر الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی سے بلے کا انتخابی نشان واپس لے لیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد بیرسٹر گوہر علی بھی چیئرمین پی ٹی آئی نہیں رہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کھلاڑیوں کے پاس بلہ نہ رہا، پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم قرار۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کا فیصلہ سنا دیا۔ تحریری فیصلے میں کہا، پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کرانے میں ناکام رہی، انتخابات پارٹی آئین کے مطابق نہیں کرائے، جس کے بعد پی ٹی آئی بلے کے نشان کی اہل نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد بیرسٹر گوہر علی چیئرمین پی ٹی آئی نہیں رہے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں کہا گیا، پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کو درخواست گزاروں نے چیلنج کیا تھا۔
इलेक्शन कमीशन के पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने भी इंटर पार्टी इंतखाबात पर एतराजात उठाए और पीटीआई को सवालनामा दिया। पीटीआई पर एतराजात थे कि इंतखाबात पार्टी आइन के तहत नहीं बल्कि खुफिया तौर पर कराए गए, किसी भी मेंबर को इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दी गई। पीटीआई के दफ्तर में कागजात नामजदगी न थे, वहाँ शख्स के लिए बल्ले का इंतखाबी निशान लेने के लिए ऐसा किया गया। बैरिस्टर अली गौहर ने पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक दस्तावेजात इलेक्शन कमीशन में जमा कराई थी। ताहम इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को इंटर पार्टी इंतखाबात दोबारा कराने का कहा। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से रिजू किया। पेशावर हाई कोर्ट ने जुमेरात के रोज इलेक्शन कमीशन को पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक एक रोज में फैसला करने का हुक्म दिया था। के बाद यहाँ पर आपको बताएं, सीटीडी पंजाब की चिन्योट में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 50 अफराद का कातिल पुलिस मुकाबले में साथी समेत मारा गया। हलाक दहशतगर्द के सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर की गई थी। दहशतगर्द गंजफर नदीम ISI फैसलाबाद ऑफिस पर हमले में भी मुलव्विस था, जबकि तर्जुमान के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द ने मुज़ाहमत की और फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में वो साथी समेत मारा गया। हलाक दहशतगर्द मजहबी मुनाफरत पर मबनी दहशतगर्दी फैलाने का मास्टरमाइंड था। गंजफर नदीम 2011 से मफरूर था। मुख्तलिफ इदारे उसको तलाश कर रहे थे और मारे गए दूसरे दहशतगर्द की अभी शनाख्त नहीं हो सकी है। और लाहौर में बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 21,530 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। CTO लाहौर अमारा अथर का बगैर लाइसेंस और कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद सख्त करने का हुक्म सामने आया है। बगैर लाइसेंस गाड़ी मोटरसाइकिल चलाने वाले किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। कम उम्र बच्चों को गाड़ी मोटरसाइकिल देने वालों को भी माफ़ी नहीं मिलेगी। आपको अपडेट करते चलें इस खबर के हवाले से कि लाहौर में बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 21,530 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। अब कुछ बात करेंगे महंगाई के हवाले से। तो महंगाई का जेन मुसलसल बेकाबू हो गया है। महंगाई ने गरीबों और मुतवसत तबके को भी निढाल कर दिया। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते 18 अशिया की कीमतों में मजीद इजाफा हुआ है। सब्जियां और फ्रूट भी महंगे हो गए हैं। क्या कुछ महंगा हुआ है, ये जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा आमना जंजुआ से। जी आमना। महंगाई की लहर बरकरार है। इदारे शुमारियात के मुताबिक 18 अशिया ज़रूरिया की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा हुआ है। सिर्फ अगर अंडों की बात की जाए तो अंडे जो हैं फी दर्जन 390 रुपये की रिकॉर्ड तरीन सतह पर हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं दुकानदार, इनसे जानते हैं किन किन चीज़ों की जो कीमत है। सब्जी और फ्रूट की अगर बात करें तो महंगी हुई हैं। फ्रूट ये सब सब्जी जो है, प्याज बहुत महंगा हुआ है, आलू है, टमाटर है, हर चीज़ महंगी है। फ्रूट भी महंगा है, आम आदमी की पहुंच से बहुत बाहर है। मंडी में चले जाए तो वहाँ पर इस वक्त भी प्याज जो है ना, अच्छा प्याज जो है ना मंडी में 240-200 से ऊपर है। तो जो गरीब आदमी है वो अपनी हंडी किस तरह के से बनाएगा। जी बिल्कुल, महंगाई के दौर में गरीब का चूल्हा कैसे जले। हुकूमत जो बज़ाहिर महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम नजर आ रही है। तमाम अशिया ज़रूरिया जो है वो इस वक्त आवाम की पहुंच से दूर नजर आ रही है। अपडेट करने के लिए। और 2023 का एक दिन आवाम पर इंतहाई भारी रहा। बिजली और गैस की कीमतें मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। सारिफीन की जेबों से मजमूई तौर पर 1,523 अरब रुपए इजाफी निकाले गए। रवां साल के दौरान बिजली और गैस की कीमतों में कब और कितना इजाफा हुआ, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। IMF को मनाने के लिए 2023 के दौरान बिजली और गैस की कीमतों को बार बार बढ़ाया गया। एक साल के दौरान गैस 312% महंगी हुई। गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफे से सारिफीन को 711 अरब रुपए का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ा, जबकि बिजली के नॉन स्टॉप झटकों ने भी अवाम को हिलाकर रख दिया। बिजली सारिफीन पर 477 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला गया। बिजली का बुनियादी टैरिफ 29 रुपए 78 पैसे फी यूनिट तक पहुँच गया। टैक्स और सरचार्ज से फी यूनिट बिजली की कीमत 64 रुपए तक पहुँच गई। मुस्तकिल सरचार्ज लगाने से बिजली सारिफीन को 335 अरब रुपए का बोझ सहना पड़ा। 2023 में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी 117 रुपए का इजाफा हुआ। रवां साल के दौरान 9 बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई गयी। जो पेट्रोल जनवरी में 2014 रुपए लीटर में दस्तयाब था, कीमतों में पै दर पे इजाफे से वही सितम्बर में 331 रुपए फी लीटर तक पहुँच गया। अगरचे बाद में हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कुछ कम भी की गयी, लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरे से ज्यादा न थी। ब्रेक के बाद यहाँ पर आपको बताएं, मारूफ बरतानवी फाइनेंशियल और बिजनेस अखबार सिटी AM में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान की सलाहियतों से फायदा उठाने का चर्चा हो गया है। बरतानवी अखबार में सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान की सलाहियतों से फायदा उठाने पर खुसूसी अशात, पाकिस्तान में सरमायाकारी के खुसूसी मौक़ों पर रोशनी डाली गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी होने के साथ मुनफरिद जियो स्ट्रैटेजिक महल वक़ूअ रखता है।
पाकिस्तान की 4.8 ट्रिलियन पाउंड मालियत की मादनी दौलत गैर मुल्की सरमायाकारों को तेजी से राग़िब कर रही है। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, अच्छी खबर सामने आई है पाकिस्तान के लिए, क्या कहेंगे? देखें, जो बरतानिया का अखबार है CTAM, ये एक बड़ा अखबार है जो लंदन से शाया होता है, उसकी बड़ी अशात है, लोग इसे पढ़ते हैं और इसमें पाकिस्तान के लिए स्पेशल एडिशन जो है वो शाया करना एक बड़ी अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए और सरमायाकारों के लिए कि एक जो है वो वेल रिप्यूटेड अखबार जो है वो राग़िब कर रहा है सरमायाकारों को, ये बता रहा है कि पाकिस्तान में किस हद तक जो है वो सरमायाकारी हो रही है और कितने जो है वो उसकी ज़खायर हैं, मादनी ज़खायर हैं, IT के शोबे में काम हो रहा है, लैंड के शोबे में काम हो रहा है, ज़राअत पर काम हो रहा है। तो वो चीज़ें हैं जो दुनिया को बताई जा रही हैं और CTM में जो है वो जो अखबार है उसका ठीक है जावेद साहब, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। खाकान नजीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर माशियात हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, क्या समझते हैं आपके इस अशात के बाद अब लोग बैरून मुल्क से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए राग़िब होंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को हर वक्त एक ऐसी स्टोरी पिच करना दुनिया ने शुरू कर दिया है कि बियॉन्ड IMF और बेल आउट देयर इज नथिंग दैट वी हैव टू ऑफर। दैट स्टोरी ऑफ कोर्स इज नॉट ट्रू। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें एक माइंस एंड मिनरल्स जो हैं उनका एक ट्रेजर मौजूद है। बहुत से एस्टिमेट इसके हैं। मैं एस्टिमेट्स में इसलिए नहीं चाहता कि वो जियोलॉजिकल सर्वेस पे बेस्ड होते हैं और वो कई दिहाइयों पे मुहित होते हैं, पर फिर भी एक 6,000 अरब डॉलर का एस्टिमेट जो है आज चंद माह पहले एक माइंस एंड मिनरल्स की कॉन्फ्रेंस में पुटअप किया गया था। पाकिस्तान यूनिक ट्रेड लोकेशन पे है, इट्स एट द क्रॉस रोड्स ऑफ सेंट्रल साउथ एंड वेस्ट एशिया। पाकिस्तान की एक मीडियन एज 23 की है, एक बहुत बड़ी यंग पॉपुलेशन है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। रेकोडेक जो है तो दुनिया की अनटैप्ड सबसे बड़ी कॉपर एंड गोल्ड का जखीरा है जो पाकिस्तान में अवेलेबल। जो हम नहीं कर पाए ऑफ कोर्स वो ये है कि चाहे वो थर्ड डेजर्ट हो जहाँ से कोल निकालना हो, चाहे वो गैस हो जो पाकिस्तान से निकालनी हो, चाहे वो इन सारी चीज़ों को डेवलप करके एक पाकिस्तान के एग्रीकल्चर को मैकेनाइज करना हो। और इन सब की बड़ी वजह जो है वो ऑफ कोर्स ये रही है कि हम ये मैनेजरियल स्किल नहीं पुट टुगेदर कर पाए, हम दुनिया को कन्विंस नहीं कर पाए कि हम सीरियस हैं इस चीज़ों। तो BOI बनाया, प्राइवेटाइजेशन कमीशन बनाया, आज भी हम इन अदारों से वो काम नहीं ले सके। तो SIFC एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, वो कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान की जो रेड टेपिज्म है, जो पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स हैं, जो क्लॉग्ड आर्टरीज हैं, उनको खोलने से पहले उनको बाईपास करके कुछ पाकिस्तान में FDI लाई जा सके। याद रखिए कि FDI एक ऐसी चीज़ है जो आपका जो करंट काम का खसारा है उसको भरने में बहुत मदद दे सकती है। पाकिस्तान को पिच करना एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन एक अच्छी चीज़ इसलिए भी है कि पाकिस्तान के लिए एक होप क्रिएट करना, बिकॉज उम्मीद तो हमेशा होती है और जो असल चीज़ है वो जो इस उम्मीद है, इसको जो MOUs हैं जो हम ये सारा पिच कर रहे हैं, इसको इनटू डॉलर्स, इनटू टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, इनटू मैनेजरियल ट्रांसफर तब्दील करना है। डायरेक्ट गोल्ड एक पहली चीज़ है जो पाकिस्तान में आप कह सकते हैं। अभी 2 और डील्स भी हुई हैं, आपने सुना होगा कि प्राइवेट सेक्टर में 2 टेक ओवर्स हुए हैं। सो लेट्स होप कि पाकिस्तान इस चीज़ को मैक्रो स्टेबिलिटी रखते हुए, IMF का प्रोग्राम रखते हुए वो अपनी जगह वो चीज़ें हैं, और ये जो सारा कुछ है इसी से पाकिस्तान का असल तो जो जिसे आप कहेंगे एक्सपोर्ट पोटेंशियल या पाकिस्तान की जो पैदावारी सलाहियत है हर जगह पे, मैन्युफैक्चरिंग में, माइंस एंड मिनरल्स में और एग्रीकल्चर। दुनिया जहां भी तरक्की करती है वहां पैदावारी सलाहियत को बेहतर करने से करती है, और दूसरा याद रखिए कि इन्वेस्टमेंट टू GDP बढ़ाने से करती है। मैं हमेशा बहुत अफसोस से कहता हूं कि पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट टू GDP 14% है और कई सालों से जो है वो ऑन द लोअर साइड चल रहा है। जिन मुल्कों ने एशिया में तरक्की की ठीक है, डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर माशियात। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच भी हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ें और ख़बर शामिल करें इस हवाले से, नूरजहां के हवाले से। और तरन्नुम और सुरों की मलिका नूरजहां, गज़ल हो या फिर मिली नग़्मे, जो भी गाया अमर कर दिया है। नूरजहां का मुनफरिद अंदाज और सुरीली आवाज़ आज भी लाजवाल है। मलिका तरन्नुम को दुनिया छोड़े 23 बरस बीत गए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।